हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। सो आज फिर से मैं एक स्टडी का टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये टर्म से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या फिर आप क्लाउड इंजीनियर के प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं तो ये एक कॉमन टॉपिक है SLA, जिसका नाम है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो टर्म यूज़ होता है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, बट ये आप रियल लाइफ में आप SLA के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये IT सेक्टर यानी कि क्लाउड इंजीनियर के प्रोफाइल में और टेलीकॉम सेक्टर नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल में, दोनों ही सेक्टर में इस टर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। आई विल एक्सप्लेन इट। सो गाइस, सबसे पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर के टर्म्स में SLA की डेफिनेशन को, उसकी यूसेज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और तो लेट्स बिगिन। SLA फुल फॉर्म इज़ सर्विस लेवल एग्रीमेंट. So SLA is a written agreement which defines the minimum level of service required from a service provider under a contract. तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। किसके बीच में? सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच में ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो लिखते हैं, जो कि डिफ़ाइन करता है कि मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस जो उनको चाहिए है। किसको चाहिए है? सर्विस प्रोवाइडर को नहीं, सर्विस कंज्यूमर को चाहिए है। जो मिनिमम लेवल ऑफ उनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है सर्विस कंज्यूमर की किसी सर्विस प्रोवाइडर से, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होनी चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम KPI भी बोल सकते हैं, बट KPI का टर्म अलग होता है। बट ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो KPI की क्या डेफिनेशन है? उससे पहले मैं ये SLA कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड SLA विल डिफाइन व्हाट द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस इज़. SLA ये डिफ़ाइन करता है कि क्या मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस, क्या मतलब कम से कम उनको क्या चीज़ एटलीस्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। किसको? सर्विस कंज्यूमर को कम से कम क्या लेवल की सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, वो ये सब डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो वो उस डॉक्यूमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कंज्यूमर को ध्यान में रख, कंज्यूमर के जो भी बताए गए गाइडलाइंस होते हैं ये सब डॉक्यूमेंट में होता है, और उसी अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर अपना टास्क को कंप्लीट करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है सर्विस कंज्यूमर को। तो ऑफन इंक्लूड्स मॉनिटरी इम्प्लीकेशन, और इसमें कभी कभी अक्सर मोस्टली यही होता है कि मॉनिटरी इम्प्लीकेशंस भी इंक्लूड होते हैं। मतलब कि जैसे ये जो सर्विस कंज्यूमर होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर को मॉनिटर की चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं कि वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सारे गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करते हुए उस टाइम पीरियड पे वो टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उस गाइडलाइन के अंडर वो ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अपने सेल्फ जॉब एक्सपीरियंस से। मेरे यहाँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैं वर्क करती थी, तो ब्रिटिश टेलीकॉम में वहाँ पे SLA होता था, जहाँ की जो कस्टमर होते थे, साइट प्रोवाइडर या कस्टमर जो होते थे UK के जीनॉक इरेक्सन टीम, तो वो एक SLA टाइम पीरियड रखते थे किसी टास्क पे। तो 90 आवर्स का टास्क होता था। वो टास्क अगर, और हाई प्रायोरिटी टास्क 9 आवर्स का होता था, तो वो उस टाइम पीरियड पे अगर कंप्लीट नहीं होता तो SLA ब्रीच हो जाता था। SLA ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होता था। SLA मिटिगेशन होता था। अगर SLA ब्रीच होता तो उसका रीज़न उसमें डालना पड़ता था, क्यों वैलिड रीज़न डालना पड़ता था, और वो कंपनी को पे करना पड़ता था क्यों SLA ब्रीच हुआ। अगर वो रीज़न वैलिड नहीं हुआ और इसलिए ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये हमें बताया जाता था। तो वो टास्क को हमें उस टाइम पीरियड, उस आवर ऑफ साइकिल में, हमें SLA साइकिल में हमें कंप्लीट करना होता था। जैसे 9 आवर्स का है तो 9 आवर्स में, 90 आवर्स का है तो 90 आवर्स में, ऐसे 45 का है तो TF 45 होती थी तो 45 में। वरना कंपनी को पे करना पड़ता है। तो वही अब पे से रिलेटेड वो उनके मॉनिटरिंग करने का
वहाँ पे वो लोग मॉनिटर करते हैं कि ये कितने एसएलए ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ, इस एसएलए में टास्क हुआ, ब्रीच हुआ तो क्या रीज़न है, अगर ये रीज़न है तो मेंशन किया है कि नहीं किया है टास्क पे, और अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो उनको कॉस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को। तो वही ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि अगर ये कॉस्ट इम्प्लीकेशन होता है व्हेन एसएलए आर नॉट मैट, अगर जैसे कि मैंने अभी बताया तो उनको कॉस्ट इम्प्लीकेशन को पैसे देने पड़ते हैं अगर एसएलए नहीं मैट हुआ या एसएलए ब्रीच हो गया, एसएलए उस टाइम मतलब उस टाइम पीरियड पे जैसे TF9 है तो अगर वो उस 9 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाया टास्क तो हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कंपनी को कॉस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, सर्विस कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस कंज्यूमर को पैसे पे करेगा। क्यों, अगर नहीं ब्रीच हुआ, कोई वैलिड रीज़न उस पर नहीं फिल किया कि इस वजह से डिले हो गया या इस वजह से दिक्कत आ गई, तो या फील्ड इंजीनियर को के पास ये टेस्टर अवेलेबल नहीं थे, ये सब रीज़न्स हमें मेंशन करने होते थे, वरना फिर उन कंपनी को कॉस्ट पे करना पड़ता था। तो कॉस्ट इंसेंटिव्स व्हेन एक्सपेक्टेशन इज़ एक्सीडेड और कॉस्ट इंसेंटिव मतलब अगर एक्सपेक्टेशन जैसे सर्विस कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कुछ बढ़ जाती थी कि ये हमें ये भी चाहिए, जैसे कोई कंपनी को ये चाहिए, हमें ये सर्विस चाहिए, हमें ये सर्विस चाहिए, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो वो कॉस्ट पे करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को उसके लिए कॉस्ट पे करते हैं कि हमें म्यूब चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उस टास्क के लिए तो वो उनको पे करते हैं। तो इन टोटल समरी इसकी ये है कि एसएलए एक्ट एज मीनिंगफुल मैकेनिज्म टू एंश्योर परफॉर्मेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अपहेल्ड। एसएलए एक मीनिंगफुल मैकेनिज़्म की तरह एक्ट करती है। ये एक बहुत ज़रूरी मैकेनिज़्म है कंपनीज़ में या इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो होते हैं वो, क्योंकि मॉनिटर की जाती है परफॉर्मेंस, जो कस्टमर है वो परफॉर्मेंस देख रहा है। अगर आपको कोई देख रहा है कि आप क्या लिख रहे हो एग्ज़ाम में, कोई मॉनिटर कर रहा है, तो आप कोशिश करते हो कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा लिखो, अच्छी चीज़ करो। अगर आपका काम, कोई आप ऑफिस में काम करो, कोई लगातार देख रहा है आपका मैनेजर बैठ के, तो आप अच्छा परफॉर्म करने की, तो ये एक प्रेशर वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है और अपहेल्ड हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं, इनेबलिंग अ क्लाइंट टू मीट देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी। ये क्लाइंट को, उनके जो क्लाइंट है यानी जो कस्टमर है, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी को मीट करने में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को इंश्योर करती है कि वैसा परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस, अब एसएलए को हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ डेफिनेशन भी सेम है और यहाँ तक सेम है सब कुछ, मतलब मोस्टली सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ सर्विस कंज्यूमर, ये भी यही डेफिनेशन है कि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच। और इसलिए फाउंडेशन ऑफ द कंज्यूमर ट्रस्ट इन द प्रोवाइडर, इसलिए ये क्या होता है, एक फाउंडेशन होता है कि कंज्यूमर जो क्लाइंट है हमारा, उसके ट्रस्ट का प्रोवाइडर में, इसलिए ये बनाया जाता है एक फाउंडेशन के लिए। पर्पस क्या होता है, टू डिफाइन अ फॉर्मल बेसिस फॉर परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी द एसपी गारंटी टू डिलीवर। पर्पस क्या होता है इसका, एसएलए का पर्पस ये है कि एक फॉर्मल बेसिस डिफाइन करता है कि परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर गारंटी करता है डिलीवर करने की सर्विस को। एसएलए कंटेन्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एसएलए कंटेन्स सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एसएलए में सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिवली मेजर कंडीशंस फॉर द सर्विसेज। जो सर्विसेज होती हैं उनको मेज़र करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। एसएलए एंड एसएलओ बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर के सिलेक्शन के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये तो पता ही है। सर्विस लेवल पैरामीटर क्या होता है, ये एक बेंचमार्क होता है, क्वांटिटी जो कि मेज़र करता है, या बेंचमार्क बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं, जो मेज़र करता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जो जैसे कि कितना वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूज़ कर रहे हैं उस सर्विस को, और कि
इतना पे कर रहा हूँ तो इतना सर्विस यूज़ वो करूँगा, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है। मैट्रिसेस क्या होता है, इसमें मैट्रिस एक पार्ट है इसका भी, जैसे एसएलओ होता है। तो यूज़र को जो कि मैट्रिस जो होता है, मैट्रिस यूज़र को बताता है कि यूज़र को बताएगा कि हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी इतने टाइम के लिए प्रोवाइड हो रही है, और उस टाइम जब डाउन टाइम रहेगा तब ये नेक्स्ट डे उसका कंपनसेशन करता है कि इस डाउन टाइम में प्रोवाइड नहीं हो रही है हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी। तो ये क्लाइंट और प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसका, एक सेकेंड, क्लाइंट और प्रोवाइडर के बीच में डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इतना कॉस्ट वो सर्विस के लिए पे करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसमें यूज़र्स यूज़ करेंगे सर्विसेज को। और ये इंश्योर करता है कि जो लास्ट परफॉर्मेंस थी उससे न्यू अपडेटेड परफॉर्मेंस के में क्या वेरिएशन आया है, क्या चेंज आया है, ये इंश्योर करता है। और एक एप्लीकेशन क्रिएट करता है जो कि एप्लीकेशन जो होता है वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होम पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंश्योर करता है। तो ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर बन के कब तक रेडी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कब तक होगी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी क्या होगी सॉफ्टवेयर की, कौन कौन लोग काम करेंगे, ये सब चीज़ें इंश्योर करता है इसमें। और ये एक बेंचमार्क सेट करता है कि लास्ट परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट करता है कि लास्ट परफॉर्मेंस के बीच में और अपडेटेड परफॉर्मेंस के बीच में और लास्ट परफॉर्मेंस के बीच में एक बेंचमार्क सेट करता है। तो अवेलेबिलिटी, और ये इंश्योर करते हैं कि अवेलेबिलिटी एंड अप टाइम ऑफ परसेंटेज टाइम सर्विसेज विल बी अवेलेबल, कि कितने जब अप टाइम होगा तो कितने परसेंटेज की सर्विसेज प्रोवाइड होगी, क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, और जब डाउन टाइम होगा तो सर्विसेज कितनी प्रोवाइड कब तक बंद रहेंगी, ये सब। और एसएलए ये भी इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज़ कर दी तो कैसे पता लगाएंगे कि ये एग्रीमेंट में ये लिखा था कि नहीं लिखा था, ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था। तो वो उस एसएलए के थ्रू ही पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट में था कि नहीं था। चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई रहेगी कि ये चीज़ बोली गई थी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।